हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आरटेट 2012 का सोल्ड पेपर करवाएंगे पूरा। कौन सा? आरटेट 2012 का। इससे पहले मैंने आपको रिट 2015, रिट 2018 का पेपर करवा दिया था। उस टाइम इनको रिट बोलते थे 2015 और 18 में, और आर 2012 के अंदर इसको आरटेट बोलते थे, क्योंकि इसके बाद एक और पेपर करवाया जाता था जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मतलब विषय विशेषज्ञ का पेपर होता था। जैसे कोई मैथ का तो उसका मैथ का होता था, एसएसटी का तो उसका एसएसटी का होता था। ऐसे 2011 में पैटर्न लागू हुआ था। तो ये इसके बाद अपना बस एक और लास्ट पेपर बचेगा 2011 का। इसके बाद मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। उसके बाद अपनी शिक्षक भर्तियों के 3rd ग्रेड के जितने भी पेपर हुए राजस्थान में वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सभी ऑप्शन पे चर्चा करेंगे पिछले वाले वीडियो की तरह। आपको ये चारों वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके देखिए सभी वीडियो। पूरे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। एग्जाम की दृष्टि से देखिए कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की भर्तियां, दिल्ली सबऑर्डिनेट की भर्तियां और आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्तियां और बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पटवा, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। एक एक एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे, निम्न में से किसका मान, निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 दे रखा है और यहाँ पे 3, और क्वेश्चन है के बराबर नहीं है। मतलब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है इसके बराबर उनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 3 की पावर 6, दूसरा है 9 की पावर 3, और तीसरा है 27 की पावर 2, और तीसरा है 6 की पावर 3। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन थे। अब देखिए हमें पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 3 है और ये 2 और 3, जैसे कभी इनके बीच में ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाहर एक संख्या तो उससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर क्या हो गई 6। आपको एक चीज, 3 की पावर 6 को जब आप सोल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 729। ठीक है, क्या निकल के आएगा 729। 3 इंटू 3 इंटू 6 बार लिखोगे तब ये निकल के आएगा। मैंने आपके सामने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा, इकाई का अंक 9 है। ठीक है, तो 3 की पावर 6 ये है और 3 की पावर 6 है, ये तो सेम है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। मैं सेम नहीं है पूछा, ये तो सेम है, ये तो राइट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है 9 की पावर 3। अब देखिए 9 की पावर 3 में 9 गुणा 9 गुणा 9 ये आता है। ठीक है, अब देखिए 9 9 81, 81 को 9 से करेंगे तो फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा, देखिए 9 एकम 9, फर्स्ट डिजिट 9 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी संभावना बन रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, संभावनाओं पर चल रहे हैं अभी ओनली। ठीक है, अब देखिए 27 की पावर 2, 27 की पावर 2 करते हैं तब 7 7 49, इसमें भी इकाई का अंक 9 आ गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे लो, 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, इसमें देखना 36, 36 को 6 से करोगे तो इकाई का अंक 6 निकल के आएगा। बाकी सभी में इकाई का अंक 9 है और इसमें इकाई का अंक 6 है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। बाकी तीनों रॉन्ग है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता। बाकी में इकाई का अंक सेम आ रहा, तो बाकी तीनों इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, बस आप इकाई का अंक देख लेना, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बोल रहा है इसके बारे में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला तो दे रखा था ये एक सर्वसमीका है। क्या है, आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमीका। दूसरा दे रखा था ये एक समीकरण है। 2 ऑप्शन थे, और तीसरा ऑप्शन था पहला और दूसरा दोनों राइट है, और चौथा ऑप्शन था पहला और दूसरा दोनों रॉन्ग है। ये ऑप्शन थे। अब बात करते हैं, देखिए समीकरण और सर्वसमीका के बीच में अंतर जानते हैं। सर्वसमीका वो होती है जिसके अंदर हमारे को बस एक ही चीज दी हो, आइडेंटिटी, जैसे एक ही लाइन हमारे पास उपलब्ध हो, बीच में इक्वल ना हो। यहाँ पर इक्वल का सिंबल अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक लाइन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये चीज अपने पास, ये क्या है, आइडेंटिटी, समीकरण नहीं है। हालांकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ px, या फिर किसी की भी वैल्यू के रूप में इसको इक्वल में रख सकता हूँ। तो ये यहाँ पर सर्वसमीका होती है, और आइडेंट समीकरण होती है जिसके बीच में इक्वल आए और दोनों साइड में दो दो अलग अलग वैल्यू दी हो, जिसको अपन सोल्व करने पे दोनों वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। इक्वल के नाम से इक्वेशन बनती है। यहाँ पर देखिए ये अपने पास समीकरण नहीं है, ये सभी आइडेंटिटीज होती है। जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो सभी क्या होती है, आइडेंटिटीज। तो ये क्या है, अपने पास एक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज को हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीका।
तो ये समीकरण भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा इसके अंदर। ये वाला समझ में आ गया आपको मैंने कैसे बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। एक डिवाइड आया था अलजेब्रिक का 27x³ प्लस 27x² y प्लस 9x² प्लस y³ डिवाइड करेंगे, देखना कितना खतरनाक डिवाइड है। y प्लस 3x इससे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसका हमें क्या पूछा, एक तो भागफल और एक शेषफल मतलब रिमाइंडर और क्वोशिएंट पूछा है। तो देखिए यहाँ पर y प्लस 3x दे रखा और यहाँ पर पहली वैल्यू किसकी है, x की, तो मुझे पहली वैल्यू में इधर क्या कर लेता हूँ, इसको 3x प्लस y लिख देता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पर मैंने 3x प्लस y लिख दिया। अब अपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आए, 9 से करते हैं, 9 से करने पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब x को किससे करें कि x³ आए, x को x² से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आ जाएगा, x² से करने पे x³, बस एक वैल्यू अपने को सेम लानी होती है। अब इसी से y को भी करना पड़ेगा, 9x² को y से करेंगे तो 9x² y, यहाँ पर माइनस सिंबल चेंज, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पर देखिए 27 में से 9 के जाएंगे तो कितना बचेंगे, 18x² y, और आगे की मैं सेम टू सेम लिख देता हूं। चलिए आगे, अब देखिए आगे करते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 है 6 से, तो 18 आ गए। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² y आए, x y से करूंगा तो x² y हो जाएगा, x y से करने में x को x से करूंगा तो x² हो गया और y अपना बच गया। अब आगे देखिए y को 6xy से करेंगे तो 6xy² बच गया अपना, तो यहाँ पर सिंबल चेंज, ये कट हो गया, 9 में से 6 गए, 3xy² प्लस y³ 3xy² प्लस y³। ठीक है, अब देखिए 3 को x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3xy² आ जाए, 3x को आप करोगे y² से करोगे ना, किससे, y² से, तो आपके सामने निकल के आएगा 3x को किससे करें, y² से, तो 3x तो सेम टू सेम हो गया, y² से करें तो y²। अब देखिए उस y² को y से करेंगे तो कितना आएगा, y³, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गए, माइनस ये कट गया, ये कट गया, 0 बच गया, तो अपना रिमाइंडर तो आ गया है 0 और अपना क्वोशिएंट आ गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y² है, यही अपना आंसर है। ठीक है, अपना क्वेश्चन हो चुका है। देखिएगा बोर्ड पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 लाइनें लिखी हुई है आपके सामने, इनमें से एक लाइन रॉन्ग है और मैं आपको चारों लाइन ही बता दूंगा कि कौन सी लाइन रॉन्ग है या कौन सी नहीं है, और सही है तो क्यों सही वो भी आपको बता दूंगा। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जिसका रूट एग्जैक्ट निकल के आ जाए, जैसे 4 है, 4 किसका है, √2 का। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या 4 एक। अब देखिए ये क्या बात कर रहा है, 25 की, फर्स्ट ऑप्शन पे चर्चा कर रहे हैं। 25 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 को 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट है 5, तो ये ऑप्शन तो अपना सत्य है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन होता है कौन सा कथन सत्य नहीं है, अपन जो नहीं है वो बताएंगे, आपको सभी बता देंगे साथ साथ में। देखना संख्या 38, देखिए 38 का पूछ रहा है, 38 का कोई भी एग्जैक्ट नहीं होता है, होता होगा तो भी पॉइंटों में होता होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसने क्या लिखा था, संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये इसकी बात ये भी सही है भाई। चलिए थर्ड ऑप्शन पे, किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, किसी विषम संख्या के वर्ग, एक संख्या लेते हैं विषम, 3 ले लेते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, कितना होता है 9। 9 को देखिए किसी दो संख्याओं के रूप में लिख सकते हो क्या, धनात्मक संख्या हो के लिख सकते हैं, 4 + 5। अब आप बोलोगे एक ऑप्शन तो हो सकता है, एक और बताओ, एक एग्जाम्पल और बताओ, और बता देते हैं, कोई भी बता दो एक विषम संख्या। देखिए 7 ले लेते हैं, 7 7 49 हो गया। 49 को आप किसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो क्या, लगातार संख्या होनी चाहिए 2। देखिए 24 और 25 क्या हो गई, 49 हो गई। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसकी बात ये क्या है, सही है, ये भी सही है, तीसरी बात भी। चौथी बात देखिए किसी क्या बोली थी, किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए सम संख्या उठाते हैं, इस बार एक मैंने छोटी संख्या 2 उठा ली, 2 का कितना हो गया 4। 4 को देखिए, 4 को आप 2 + 2 लिख सकते हो, वो संख्या तो सेम हो गई, क्रमागत नहीं हुई, तो नहीं लिख रहे। एक और ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्या पता अपने को इसमें कंफ्यूजन हो रही हो। 4 उठा लो एक बार,
4 का 16 हो गया। 16 को भी देखिए 8 + 8 लिख सकते हैं लगातार में। बाकी तो लगातार कोई दो संख्या ऐसी नहीं है जिनको लिखने पे 16 आएगा। तो ये बात तो इसकी वही गलत साबित हो रही है। तो ये कथन सत्य नहीं है। चौथा ऑप्शन जो भी है तो ठीक है, ये अपना राइट ऑप्शन है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। सभी ऑप्शन भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई, इसीलिए ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि एक ऑप्शन के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर तो कोई भी बता देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है। कितने? 54। और ये क्या बोल रहा है? यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुना हो। छात्राएं कितनी है छात्रों से? 4/5 छात्रों से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? तो छात्रों की संख्या बताओ। छात्रों की संख्या बताओ। देखिए आराम से समझ में जाओगे, एकदम से आसान तरीके से समझाऊंगा। इसने क्या बोला है? छात्रों की संख्या की क्या है? छात्राएं 4/5, मतलब 5 का चौथा हिस्सा। तो मान लो छात्र कितने हैं? 5। और छात्राएं कितनी हैं? इसका चौथा हिस्सा तो मान लो 4, ठीक है। ऐसे मान लिया अपन ने, क्योंकि ये तो अपना 4/5 है, तो 5 का चौथा हिस्सा माना, तो अपन ने इसको छात्र को 5 मान लिया, छात्राओं को 4 मान लिया। अब देखिए छात्रों को पूछा तो छात्र 5 थे, 5 को ऊपर रख दो, 5 और 4 टोटल जोड़ दो, कितने हो गए? 9 इंटू टोटल विद्यार्थी कितने थे? 54। तो 9 × 6 = 54 और 6 × 5 = 30। तो छात्र कितने आ गए अपने पास? 30। अगर छात्राएं पूछता तो यहाँ पे 4 लिख देते, 4/9 × 54, 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24, 24 क्या हो जाती? छात्राएं। और 24 और 30 कितने हो गए? 54 अपने टोटल विद्यार्थी। अपन प्रूव भी कर दिया, अपन ने अपना आंसर सिद्ध भी कर दिया कि ये दोनों अपने पास इक्वल निकल के आ चुके हैं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B = C/D हो तो संख्याएं ACD वित्ततानुपात में है। किसमें? वित्ततानुपात में। अब देखिए इसने क्या बोला है? ACD मतलब B को गायब कर दिया। तो यहां से अपने को इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। AB = CD और AC = BD और B = C और A = D, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब देखिए इसने इसमें से B को गायब कर दिया है, तो ये क्या करता है? C लिख दिया इसने ओनली। तो इसका करने का मतलब क्या है? B और C बराबर है। तो अपन अगर हमारे पास B और C बराबर हो तो हम लिख सकते हैं ACD कंटिन्यू, वरना तो लिख ही नहीं सकते। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो B और C कहां पर बराबर? कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में बराबर है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा B = C। तो ठीक है, समझ में आ गया कैसे बताया मैंने। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने गणित सीखी है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। नॉर्मली घरों में हिसाब किताब ब्याज वगैरह का क्वेश्चन है। अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो वो ब्याज साधारण ब्याज होता है या चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसके लिए आपको बताता हूँ। देखिए साधारण ब्याज तो सीधा सा ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज वो होता है जो इंसान को चक्रवर्ती मतलब चक्रों में घेर देता है, मतलब ब्याज के ऊपर ही ब्याज लगता है, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए आपको एक एक चीज समझाऊंगा ब्याज के बारे में। आज के बाद आप कभी भी किसी भी हिसाब किताब में नहीं उलझोगे कि किसको कितना पैसे देंगे। तो वो अगर इस टाइम से दे रहा है, ब्याज बढ़ा रहा है, रेट बढ़ा रहा है, टाइम कम कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, तो उसको कितने देने पड़ेंगे, आप कभी भी उलझोगे नहीं इस चक्कर में। देखिए मैं एक समझाऊंगा आपको अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर। पहले आप ध्यान रख लो, मेन रकम अपनी पूरे क्वेश्चन में चलेगी 48,000 रुपये पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगाया जाए। मतलब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा हिसाब बराबर नहीं होगा कि इसके हिसाब से उसमें ब्याज दे। अगर टाइम वगैरह कम चेंज कर दे तो भी अपने को इतना ही। वैसे मान लो मैंने आपको कोई पैसे दिए, आपने मुझे इतने % रेट से दे रहे हो, तो फिर आप बोलते हो मैं आपको रेट ज्यादा दे दूंगा और कम टाइम में आपको लौटा दूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई ऐसे दे देना। तो इसमें क्वेश्चन वाला है पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी रेट है जो इसको मतलब प्रूव नहीं कर रही है, मतलब इस समीकरण को सही सिद्ध नहीं कर रही है इसके कथन को। तो अपन देखिए बात करते हैं कि एक ऑप्शन पे देखिए पहली लाइन, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपये पर 1.5 वर्ष 10% दर 6 महीने के हिसाब से। देखिए मेन क्वेश्चन में क्या था? 48,000 रुपये थे, 3 वर्ष थे। 3 वर्ष में पता आपको 36 महीने होते हैं। और उसके बाद आगे लिखा था 5% दर। ये तो मेन क्वेश्चन में थी। फर्स्ट ऑप्शन पे देखो उसने क्या किया? टाइम को तो क्या कर दिया? 1.5 वर्ष कर दिया। 1.5 वर्ष मतलब कितने महीने कर दिए?
18 महीने कर दिए और रेट क्या कर दी, डबल कर दी। तो वही हिसाब ठीक है। अगर आप क्या करते हो, आप जल्दी ज्यादा मुझे को ब्याज की रेट ज्यादा दे रहे हो तो मैं आपको टाइम भी आपको कम ही दूंगा कि आप कम टाइम में आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई 1 साल के बजाय आप मेरे 6 महीने में आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। पैसे तो उतने ही है, ठीक है, टाइम क्या किया इसने, कम कर दिया और रेट बढ़ा दी, ठीक है। फिर आगे देखिए दूसरे ऑप्शन पे देखो, पैसे तो उतने ही 48,000 रुपये पे चल रहा है हिसाब किताब। अब आगे देखो 15% दर, इस बार उसने दर क्या कर दी, और भी दर बढ़ा दी। दर कितनी बढ़ा दी, 15% दर कर दी। पहले 5 मतलब 3 गुनी कर दी। तो अब देखो 3 गुनी कर दिया उसने, तो क्या करेगा, मेरे को टाइम भी मैं उसको तीसरा हिस्सा, मतलब टाइम भी बहुत कम लूंगा। 36 महीने है तो मैं उसके जगह वो मेरे को कितने में उसका हिसाब हो जाएगा, 36 महीने थे तो उसका तीसरा हिस्सा कितना होगा, 36 महीने का तीसरा हिस्सा 36/3 12 महीने मतलब 1 साल। 1 साल में उसका हिसाब बराबर हो जाएगा और वो ब्याज के इस हिसाब से देगा मेरे को 4 महीने के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 3 किस्त हो जाएगी उसकी, 4 महीने के हिसाब से देगा। 4 तिये 12 होते हैं तो 1 वर्ष अपना ये रहा 1 साल और 15% उसकी दर रही, ठीक है। ये हिसाब भी उसका ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पैसे तो उतने ही हैं, उस बार उसने क्या किया, दर को 20% कर दिया। क्या किया, दर को 20% मतलब 4 गुना बढ़ा दिया। तो 36 में 4 का भाग दे दो एक बार, कितना आता है, 9 माह। देखिए 9 माह, ये क्या ऑप्शन में ये रहा 9 माह, 20% दर है तो ये भी चौथा हिस्सा हो गया। इसका 3 माह के हिसाब से ब्याज देगा मेरे को। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। चौथे ऑप्शन पे आओ, क्या कर रहा है चौथे ऑप्शन में, पैसे तो उतने ही है, दर कितनी कर दी, 15%, दर 15% कर दी थी और टाइम कितना कर दिया था, 6 महीने के हिसाब से और 1 वर्ष। अब देखो कहां पर मैटर उलझ गया, इसने मेरे को दर तो बता दी, वही 3 गुना दूंगा, ठीक है, और टाइम भी बता दिया मेरे को 1 वर्ष में लौटाऊंगा। तो इसमें टाइम कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया और दर टाइम कितना हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, सही बात है। 5% है, 3 गुना 15% दर हो गई। लेकिन ये 6 महीने की यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसने 3 गुना किया है तो तीसरे महीने की तीसरी कंडीशन लगेगी, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 महीने के हिसाब की किस्त बन जाएगी, न कि 6 महीने के हिसाब की। तो अपना ये मैटर अपना पूरा इसमें रॉन्ग है, चौथे वाली लाइन। तो ये ऑप्शन है, इसमें असत्य पूछा था तो भाई कर दो 4 नंबर को असत्य है, ठीक है। इसमें 4 महीने की किस्त होती जो कि इस ऑप्शन में दे रखी थी। देखो इसमें भी 1 वर्ष सेम है, 15% दर भी सेम है, लेकिन किस्त कितनी हुई है, 4 महीने के हिसाब से होती है, ठीक है। आप आई होप आपको ब्याज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको कितने % के ब्याज के हिसाब से करते हो। अगर आपने किसी से रुपए उधार लिए हैं तो आपको ये कंसेप्ट, या फिर किसी को रुपए उधार दिए हैं तो भी आपको ये कंसेप्ट आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 210 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 210 रुपए हैं और 2 है इसके अंदर साझेदार, राम और श्याम। कौन है, राम और श्याम। इन दोनों को ये रुपये 7:3 में मिले थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है दोनों के द्वारा प्राप्त धन कितना होगा, इस राम के द्वारा और श्याम के द्वारा। सीधा सा कंसेप्ट है, मैंने कई बार बता दिया आपको ये मेथड। राम का पहले ऊपर रख दो, फिर दोनों को जोड़ के नीचे रख दो। 7 और 3 10, इंटू में टोटल मनी रख दो 210, 0 से 0 गया, 21 को 7 से करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपये तो राम का हो गया। अब निकालेंगे श्याम का। टोटल श्याम का हिस्सा कितना था, 3, टोटल हिस्से कितने हो गए, 7 और 3 10, इंटू 210, 0 से 0 गया, 21 को 3 से करोगे तो भैया आ जाएगा आपका 63 रुपये। चाहे देख लो दोनों के जोड़ के, 7 और 3 10, 11 और 1 210, पूरा इनका हिसाब एग्जैक्ट हो गया है। तो अपना आप ऐसे निकाले ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम का हिस्सा 147 रुपये और श्याम का हिस्सा 63 रुपये। अपना क्वेश्चन हो चुका है बोर्ड पे। एक बार फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक्स, एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से गए, देख दो उस बोर्ड पे, मिनटों में क्वेश्चन हो जाएगा, बातें करते करते सेकंडों में हो जाएगा। मान लो 100 रुपये की साड़ी थी, कितने की साड़ी, 100 रुपये की थी। एक्स ने वो साड़ी 10% लाभ में वाई को बेच दी, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो उसने क्या किया, 100 में वो 10 जोड़ के 110 में किसको बेच दिया, वाई को बेच दिया, ठीक है। वाई के पास वो साड़ी वाई 110 रुपये में पहुंच गई। अब देखिए वाई ने क्या किया, वाई उस साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेच देता है। वाई उस साड़ी को, वाई के पास कितने में थी वो साड़ी, 110 में, तो उसने 110 की 10% हानि खा ली, मतलब उसको अपने लॉस ले लिया, उसने अपने आप पे लॉस हो गया उसको 11 रुपये लॉस। तो उसने 110 में से 11 का लॉस हुआ था तो कितने का बच गया, 110 में से 11 घटाओ 99, ठीक है। 99 में उसने वो साड़ी जेड को बेच दी। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो जेड उस साड़ी को कितने में खरीदता है, सीधी सी बात है, बेची 99 में है जेड को, तो जेड कितने में खरीदेगा, 99 में।
तो अपना आंसर कितना आ गया 99। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जब बात आती है 10% में उसने उसको बेची और 10% ने उसको उसको बेची, तो लोग क्या समझते हैं हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे सौदों में हमेशा हानि होती है, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस हो तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। देखिए ध्यान से देख लो, इसका आंसर 99 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की रचना के लिए, एक चतुर्भुज की रचना, मान लो एक चतुर्भुज है कोई भी, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज बोलते हैं। कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए, मतलब कम से कम कितने चीजें उसके लिए आवश्यक अवयव, मतलब कितने घटक हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए पहली बात आपको बता दूं, इसके लिए हमें 4 तो भुजाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 4 भुजाएं हो गई, एक ये आमने सामने की हो गई, और 4 ही हमें एंगल की भी जरूरत पड़ती है, और 2 हमें विकिरण की जरूरत पड़ती है। तो टोटल कितने अवयव हो गए, 4, 8 और 2 10। हमें इसने पूछा है आवश्यक अवयव, मतलब कम से कम कितने होने चाहिए पूछा था क्वेश्चन में, कम से कम, ठीक है। 10 में 2 का भाग दे दो, 5 आएगा, तो 5 कम से कम होने चाहिए। ऐसे ही अगर त्रिभुज में पूछ ले तो त्रिभुज में आप क्या करोगे, 3 तो भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो 3 ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, तो 6 तो मैक्सिमम जरूरत हो गई। कम से कम पूछे तो 2 का भाग दे दो, 3 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में आज हमें चतुर्भुज का पूछा था, तो इसने अपने 5 कर दिया। अगर बाई चांस किसी एग्जाम में त्रिभुज का आ जाए तो आप इस मेथड से 3 कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे रेखा गणित का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है वो अपन बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के हिसाब से। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, 2 समांतर रेखाएं, पहले आपको बता दूं समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, जिनके बीच का स्पेस इक्वल हो हर साइड पर, ठीक है, ये 2 क्या हो गई, समांतर रेखाएं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, को एक तिर्यक रेखा काटती है, मतलब एक टेढ़ी रेखा काटती है इसे, ठीक है, ये 2 रेखाएं चल रही है, काट दिया इसने। अब बोल रहा उनसे बनने वाले कोणों के लिए, इसमें देखिए बहुत सारे ये कोण बनते हैं, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कि ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। तिर्यक, सबसे आपको पहले इसमें बता दूं, इसमें हमेशा एकांतर कोण और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। पहले वाले ऑप्शन को देखो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं। एक तरफ देख लेते हैं, ये रेखा इसके एक तरफ, अंतः कोण मतलब ये वाले कोण, ठीक है, तो ये वाले कोण बराबर नहीं होते हैं, इनका योग जरूर 180 डिग्री होता है, लेकिन बराबर नहीं होते हैं, तो ये कथन अपना रोंग है। सेकंड ऑप्शन है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण, एक तरफ चल रहे हैं बाह्य कोण ये वाला और ये वाला, ये भी बराबर नहीं होते हैं, योग जरूर 180 डिग्री होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना रोंग है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें क्या है, रोंग है, जबकि एकांतर कोण तो बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात इसने परफेक्ट सही कही है, तो ये इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा राइट। आप बस एक बात याद रख लेना, इसके अंदर क्या होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो इससे आपको देखते हैं क्वेश्चन का पता लग जाएगा आंसर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर कर लेना। इसके अंदर ये संगत कोण बराबर होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 4 कथन दिए हुए हैं और असत्य पूछ रहा है, ठीक है। पहला है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वी से विक्रय और मू से मूल्य हो गया। बी का ऑप्शन है छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक एक चीज बताऊंगा इनमें से किसको विक्रय कहते हैं, किसको क्रय कहते हैं और किसको छूट, ये क्या होता है इनका मतलब। सी वाला ऑप्शन है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और डी का ऑप्शन है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, ये ऑप्शन थे। अब बात करते हैं इनमें से असत्य कथन पूछ रहा है, तो हमें असत्य के से पहले ये पता होना चाहिए सत्य कौन सा, तो हमें पता लगेगा असत्य क्या है। तो देखिए छूट बराबर, कोई मान लो आपके पास एक चीज है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये मान लो एक मार्कर है, ये मान लो 100 रुपए का मार्कर है, कितने का, 100 का। दुकानदार ने मुझे ये 90 में दे दिया, कितने में दे दिया, 90 में, तो उसने मेरे को कितने की छूट दी, 10 रुपए की, ठीक है। तो ये उसके ऊपर देखो अंकित मूल्य तो मार्केट पे कितना था, 100 रुपए, उसने मेरे को बेचा कितने में, 90 रुपए में, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो गया, छूट हो गया। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये ऑप्शन अपना क्या है,
सत्य है, ठीक है, उसने पूछा है सत्य है, तो ये अपना ये तो सत्य है। अब देखिए बात करते हैं, तो ये अपना इसमें रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि तो सत्य है, अपने को सत्य ढूंढना है। सेकंड ऑप्शन पर छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से तो क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ का पता चलेगा। मान लो 100 रुपए की चीज 110 में 10 का लाभ हो रहा है, उसको बोलते हैं विक्रय लाभ। तो इसमें होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में। तो ये ऑप्शन क्या है, सत्य है, तो इसको कर दो रॉन्ग। हानि का फॉर्मूला यही होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये भी सत्य है, तो इसको भी रॉन्ग कर दो। अब ये ऑप्शन बच गया छूट बराबर, ये ऑप्शन देखो ये सत्य है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ का सूत्र है, तो ये इसका फॉर्मूला ये वाला रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ध्यान दीजिएगा कि उसमें पूछता क्या है, असत्य पूछता है तो आप असत्य पे दो, कहीं सही वालों को देखते ही सही बात है तो ऑप्शन करके आगे, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। असत्य देखना होता है, तो सी वाला इसमें बी वाला ऑप्शन राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और अगर आपने 10th क्लास की अच्छे से स्टडी की है मैथ की, तो आपको एक क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। इनमें बस ओनली अपने को फॉर्मूले पूछे और कुछ नहीं पूछे। मैं फॉर्मूलों के साथ साथ आपको इनकी शेप और इनकी कैसे बने थे फॉर्मूले वो भी बता दूंगा साथ साथ में, तो ध्यान से देखना। एक दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आए थे एक नंबर के। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो बाद की बात है, पहले हमें ये तो पता हो कि समबलम चतुर्भुज होता कैसे, क्षेत्रफल तो बाद की बात है। देखो समबलम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके एक साइड कम से कम क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समांतर हो। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं, समबलम चतुर्भुज। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। अब बात आ गई इसका क्षेत्रफल। अब देखिए इसकी ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2, और ये दोनों इसमें क्या हो गई, पैरेलल साइड, तो इनका योग कर दो, समांतर भुजा का योग, और इनटू कर दो इनके बीच की हाइट, ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई भी अपन ने ले ली और इनकी भुजाओं का योग भी कर दिया, तो हमें इसके अंदर पूरी कितनी चीज आएगी उनका पता लग जाएगा। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, या फिर उसको आप ये बोल सकते हो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंग्लिश में बोले तो ठीक है, ये हो गया है। तो इसका ऑप्शन देके ढूंढते हैं इनमें से कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन लग रहा है, यहाँ यही है, इसका राइट हो गया है, तो डी वाला कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है आर, हाइट क्या है एच, के बेलन का, बेलन देखिए बेलन कैसी साइड होती है, ये मार्कर दिख रहा होगा आपको अच्छे से, यही क्या है, एक तरह का बेलन ही है ये। बेलन में क्या होता है, इस तरह की शेप बनती है, ठीक है, इस तरह की। तो ये तो इसकी त्रिज्या हो जाती है, और ये पूरी इसकी हाइट हो जाती है, ऊंचाई, ठीक है। इसमें देखिए इसकी क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। 2 थे, एक तो वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण। वक्र में तो आपको वक्र देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली दे तो आपको संपूर्ण ही मान लेना, संपूर्ण पृष्ठीय। 10th क्लास के लिए काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्षेत्रफल। देखिए इसका फॉर्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। 2πr अपन ने क्या क्यों लिया है, क्योंकि 2πr क्या होती है, ये इसके अंदर एक सर्किल है, इसकी परिधि 2πr, और r और h को साथ में इंक्लूड कर दिया, तो उसको पूरे का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं आयतन का। आयतन में देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का होता है πr² h। πr² ले लिया, इस पूरे सर्किल का क्या ले लिया है, क्षेत्रफल, और h इसकी हाइट हो गई है, तो इससे फॉर्मूला बन गया अपना πr² h। πr² आपको पता है, अगर सर्किल का क्षेत्रफल का पूछे वर्ग का क्षेत्रफल तो πr² होता है, इसके साथ में इसकी हाइट लगा देते हैं, तो ये इसका बेलन का आयतन का फॉर्मूला बन जाता है। तो अपना आंसर में क्या निकल के क्या आएगा, क्रम से पूछा तो आपको कंटिन्यू ऑप्शन में समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, अगर वो ऑप्शन में ये दे दे πr² h कोमा लगा के 2πr और r प्लस h, तो रोंग हो जाएगा। देखिए कैसे रोंग होगा, क्रम से पूछा है, पहले क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र पहले होना चाहिए ऑप्शन में, बाद में ये होना चाहिए, कहीं पहले ये हो गया बाद में ये, तो रोंग हो जाएगा। ऑप्शन में आपके आंसर परफेक्ट इस प्रकार बनेगा 2πr r प्लस h कोमा πr² h, ये वाला ऑप्शन में होगा, तो उसको राइट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिन्ह, एक चिन्ह दे रहा है, एक सिंबल, आपने देखा भी होगा, ये वाला 5th क्लास में 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है, कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, टेली चिन्ह है, याद आ गया होगा क्या होगा इसका आंसर। दूसरा बारंबारता, फिर दे रखा था दंड चिन्ह है, इसको बार भी बोलते हैं, और एक लास्ट था पाई चिन्ह है।
देखिए पाई तो ये होता है, तो इसका तो ऑप्शन आंसर बने A B C D 4 ऑप्शन थे, तो ये तो ऑटोमेटिक रॉन्ग होगा। पाई चिन्ह तो इसमें कहीं मतलब ही नहीं है। टेलीमार्क के, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा टेलीमार्क। इसमें देखो इसको काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और इसको काउंट करते हैं 5, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 6 7 8 9 10 ऐसे ये सीरीज चलती रहती है। तो इसका आंसर आप कर देना ये ए वाला ऑप्शन, कौन सा, टेली चिन्ह, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयत चित्र प्रदर्शित करता है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। इस डायरेक्ट आपको बता देता हूं आयत चित्र कैसा होता है। इस टाइप के बनते हैं आयत चित्र। देखिए इसमें चीजें क्या चल रही है, रेगुलर चल रही है, सतत, ठीक है। और ये चीजों को डिवाइड भी करता है, जैसे 10 20 30, ठीक है, आंकड़े दिए होते हैं। तो ये वर्गीकृत भी है, और ये एक तरह का क्या है, बारंबारता बटन। तो ये ऑप्शन इसके अंदर था सी वाला ऑप्शन था, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन इसका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मान लो कोई स्कूल है, एक विद्यालय, उसके अंदर क्या हुई, अलग अलग ही एक्टिविटी हुई, जैसे कि आर्ट की एक्टिविटी हो गई, साइकिल चलाना, नाव चलाना, घोड़े पर सवारी करना और नृत्य करने, सभी एक्टिविटी हुई, ठीक है। अब देखिए इस पूरी एक्टिविटी को सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में अगर हम शो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। अपने पास 4 ऑप्शन है, आयत चित्र, दंड चित्र, पाई चित्र और बारंबारता। मैंने आपको कई बार पहले के वीडियो में देख लेना अच्छे से समझाया हुआ है पाई क्या होती है। और पाई के देखिए, पाई चित्र का मतलब होता है एक सर्किल के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं अपन, पूरी चीजों को अलग अलग अनुपात में शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई चित्र। ये चीजें अलग अलग होती है, आयत चित्र अलग होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया चित्र, उसके अंदर देख लेना। और ये दंड चित्र और बारंबारता ये भी अलग अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाई चित्र। इस सर्किल के अंदर बस आप ये समझ लो पाई चित्र की डेफिनेशन, सर्किल के अंदर अगर किसी चीजों को अलग अलग अनुपात में अपन शो करते हैं तो उसे आप कहते हो पाई चित्र, ठीक है। बस इतना ही था, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना ऑप्शन पे चर्चा की डायरेक्ट आंसर करेंगे, देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर करने से आपको काफी आपकी माइंड की एबिलिटी डेवलप हो सकती है। आंकड़े दिए कुछ 7 2 3 5 6 2 9 3 2, ये है के लिए बारंबारता सारणी है। इसमें अपने के पास 4 ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन में एक सारणी बनाई हुई थी, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी एक सारणी बनाई हुई थी, और तीसरे ऑप्शन में लिखा था पहली सारणी और दूसरी सारणी दोनों सही है, और चौथे ऑप्शन में लिखा था पहली सारणी और दूसरी सारणी दोनों ही गलत है, ये था। तो अपन सारणी डायरेक्ट बनाएंगे। आपको देखिए, आप इससे आप बारंबारता सारणी बनाना भी सीख जाओगे, तो ध्यान से देखिए। पहला था, इसके अंदर पहले अपन लिखेंगे स्कोर और फिर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। अब देखिए स्कोर और बारंबारता, क्वेश्चन बस ये था आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनानी थी। स्कोर का मतलब ये जो नंबर है उन सभी नंबर को अपन एक एक करके लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए 2 पे बात करते हैं, 2, फिर कौन सा 2 के अलावा 3, फिर कौन सा 3 के अलावा 4 है, 4 नहीं, ये 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है। तो कितने प्रकार के नंबर हो गए, 6 प्रकार के नंबर हो गए। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार आ गया। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 और 2। 5 देखिए कितनी बार आया, 1 बार। 6 देखिए 1 बार, 7 देखिए 1 बार, 9 देखिए 1 बार। तो टोटल कितना हो गया, 5 6 7 8 9 टोटल संख्या ये हो गई। तो इसमें भी टोटल संख्या 3 6 9 थी। तो ये इसकी बारंबारता सारणी बन के आपके सामने आ चुकी है। कुछ नहीं करना होता, जो चीज जितनी बार होती है उसका उतनी बार नंबर लिखना होता है, बस इतनी सी होती है। ये इसकी सही टेबल थी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट था, दूसरे ऑप्शन में अलग टेबल थी, उसके अंदर और कुछ आंकड़े थे, मतलब गलत था। और सी ऑप्शन भी इसके अंदर रॉन्ग होगा क्योंकि अपना एक ही ऑप्शन सही था, और डी भी रॉन्ग होगा क्योंकि अपने दोनों ऑप्शन गलत नहीं थे, एक ऑप्शन सही था। तो चलिए ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है, और ये अपनी बारंबारता सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत नहीं बोल रहा, अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई, अलग अलग होता है भिन्न ऊंचाई
और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। 4 ऑप्शन थे अपने पास। पहला था आयत चित्र, दूसरा था दंड चित्र और तीसरा था पाई चित्र और लास्ट का था नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। एक एक पे बात करते हैं। पाई चित्र मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले, जो सर्किल के अंदर आंकड़े शो करते हैं उसको पाई चित्र कहते हैं। तो ये इसमें नहीं है, ये तो अवर्गीकृत बोल रहा है, इसमें तो वर्गीकृत होते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आयत चित्र में क्या होता है? आयत चित्र में तो वर्गीकृत होता है, वर्गीकृत को आयत चित्र बोलते हैं, वर्गीकृत होता है और सतत होता है, तो इसमें अवर्गीकृत दे रखा, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही नहीं है। अब देखिए दंड चित्र, इसके अंदर क्या होते हैं? आंकड़े क्या होते हैं? बराबर दूरी, भिन्न ऊंचाई और अवर्गीकृत होते हैं। क्या होते हैं? अवर्गीकृत। तो ये दंड चित्र बी वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट है। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अपना एक ऑप्शन राइट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर बी काफी अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इससे आपको स्टैटिक्स की अच्छी जानकारी हो जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब देखना अच्छे से। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों के सर्वागसम होने की? दो त्रिभुज के सर्वागसम होने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। 4 ऑप्शन थे, देखना। पहला ऑप्शन था दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। ये तो पर्याप्त है, सर्वागसम हो जाएगा इससे। सेकंड में क्या है? दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, इससे भी सर्वागसम हो जाएगा। सी में क्या है? दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, इससे भी सर्वागसम बन जाएगा। लास्ट का ऑप्शन दे रखा था तीनों कोण बराबर हो। ओनली तीनों कोणों से ही त्रिभुज सर्वागसम बराबर है, मतलब त्रिभुज क्या हो सकता है? सर्वागसम नहीं हो सकता। तो डी का ऑप्शन इसके अंदर पर्याप्त नहीं है पूछा है, तो डी वाला इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो अपना आज का कंप्लीट हो चुका है पूरा सोल्व पेपर। तो स्टूडेंट्स और सोल्व पेपर इज कंप्लीट। हमने अच्छे से पूरा पेपर कंप्लीट किया है। सभी इस पेपर में आपने देखा होगा मैंने सभी ऑप्शन समझाए हैं। जैसे कोई त्रिभुज के बारे में पूछा तो 4 ऑप्शन पे चर्चा की है। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में भी आपको मैंने 4 फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर समझाए हैं। तो पूरा वीडियो मैंने आपके लिए इसी तरह से बनाया है कि अपने 20 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में पूरा सिलेबस भी कन्वर्ट हो गया अपना। इसके अंदर साथ साथ में पूरा सिलेबस आपने क्या कर लिया है, मतलब एक साथ में अपना एकजुट हो गया पूरा सिलेबस आपके सामने इस वीडियो के अंदर। मतलब एनसीईआरटी 10th क्लास के लगभग चैप्टर इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आपके सामने पाई चार्ट आ गया, बारंबारता सारणी लगभग, और वो भी आ गया था, चतुर्भुज के फॉर्मूले आ गए थे, संबलम का आ गए और साथ में बेलन का, वृत्त का भी समझा दिया मैंने आपको। कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वीडियो पे जाइए, आपने इसको दोस्तों पूरा कर लिया होगा तो अपने जो भी साथी है उनको भी क्या ये शेयर कीजिए ताकि ये भी उनके लिए काफी फायदेमंद हो चुका है। तो अपन ने रीट के 3 पेपर सोल्व कर लिए अपना। इसके बाद ओनली 1 पेपर बचेगा, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। अगर चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो शेयर और लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।